डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अभी इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन में फ़र्क क्या है? देखिए, एक छोटा सा जो फ़र्क है वो ये है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं होती थी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ लिमिट्स होगी, 1 से लेके 5 ऐसा, या 2 से जो भी हो, लिमिट्स होगी, है ना? तो ये लिमिट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा दूंगा, अभी बिल्कुल समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन एज एरिया फंक्शन। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज एरिया फंक्शन। समझते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है? पहली बात तो मान लो हमारे सामने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन ए से लेकर बी तक। ठीक है, ये अपने सामने लिखा हुआ है और इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अनलाइक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या आता था कि फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और आता भी था फंक्शन, जैसे अपन ने क्या किया था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया था तो क्या आता था, कॉस एक्स। मतलब अपन ने एक फंक्शन लिया, उसको इंटीग्रेट करा और दोबारा एक फंक्शन आ गया अपने पास, यही होता था ना। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा नहीं होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में यू विल एक्चुअली गेट द डेफिनेट वैल्यू ऑफ इट। आपको आंसर मिलेगा, जैसे कि नंबर, जैसे कि 2। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है 2 आ जाए, या हो सकता है 21 आ जाए, या हो सकता है कुछ भी आ जाए, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो नंबर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो आंसर आएगा वो एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा, न्यूमेरिकल आंसर। ठीक है, ये अपने को समझ में आया। अब ये न्यूमेरिकल आंसर का मतलब क्या होता है वो भी अपन समझते हैं। तो देखिए, अगर अपने पास फंक्शन है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है ना, आप लोग बस देखते जाओ और स्टोरी की तरह समझो। ये एक फंक्शन है, हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है, तो इस फंक्शन का भी एक ग्राफ होगा। मान लो इस फंक्शन का ये ग्राफ है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, और इस फंक्शन में एक पॉइंट होगा ए। ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक। तो मान लो कि x इज इक्वल टू ए पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है, ये है पॉइंट आपका x इज इक्वल टू ए, और x इज इक्वल टू बी पॉइंट जो है वो ये है x इज इक्वल टू बी पॉइंट। ठीक है, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी पॉइंट ये है। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने फंक्शन को इंटीग्रेट करा ना, तो आपको मिलेगा क्या रिटर्न में, आपको रिटर्न में मिलेगा एरिया। कौन सा एरिया, ये जो फंक्शन है उसने ए से लेके बी तक जितना एरिया स्वीप किया है, स्वीप मतलब क्या होता है, झाड़ू लगाना, वो पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, वी विल गेट दिस कंप्लीट एरिया। समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये जो न्यूमेरिकल आंसर आया था, दिस वाज नथिंग बट जो एरिया है उसका वैल्यू। ये एरिया है उसका वैल्यू। ठीक है, तो यहां तक लिखिए प्लीज। ठीक है, यहां तक आप लिखिए पहले।
लिखो लिखो। देखो एस्टिमेटेड टाइम तो अपने को लगेगा इसमें भी अच्छा खासा। अब एक बात ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। अगर ये एरिया कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है, केस वन लाइक वी हैव शोन बिफोर, इफ लिखिए द फंक्शन एफ ऑफ एक्स लाइज कंप्लीटली, मैंने नोट किया क्या, अबव द एक्स एक्सिस, the value of definite integration will be positive. The value of definite integration will be positive. यहाँ पे लिख लेना एज शोन अबव। मैं समझा रहा हूँ आपको, है सब समझाऊंगा। देखिए अगर आपका जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है कंप्लीटली, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसका रीजन अपन समझेंगे धीरे धीरे, बट अभी आप ये समझ लो कि अगर एरिया ऊपर है एक्स एक्सिस के तो एरिया का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स lies completely below the x-axis, the value of definite integration will be negative. तो अपने को एक चीज समझ में आया कि भाई सब कुछ एरिया है ना, सब कुछ एरिया है। अगर एरिया ऊपर रहा एक्स एक्सिस के तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और नीचे रहा तो आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ लिखिए एज शोन बिलो। तो अपन एक फोटो फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो ये मान लो पॉइंट है आपके पास x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। पूरा का पूरा जो एरिया आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर एक्स एक्सिस के नीचे आएगा तो आंसर उसका आएगा नेगेटिव आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव आएगा। ये बात आपकी खोपड़ी में घुस जानी चाहिए कि एरिया ऊपर वाले का पॉजिटिव आएगा इंटीग्रेशन, और नीचे वाले एरिया का नेगेटिव आएगा वैल्यू। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, शांति से सुनो, है ना। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा अगर ग्राफ ऊपर है तो, और अगर ग्राफ नीचे है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। कुछ बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता है। अरे भाई मेरे, एरिया का आंसर जो है, एरिया नहीं दे रहा है आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको एरिया विद सिंबल दे रहा है, एरिया विद साइन दे रहा है। अब आपको अगर एरिया पॉजिटिव मिल गया तो आपको क्या इससे आइडिया लगा कि हाँ भाई ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है। और अगर एरिया नेगेटिव आ गया, मतलब आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो आप क्या बोल दोगे कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के नीचे रहा होगा, है ना। तो आपको एक आइडिया लग गया। लेकिन अगर आपसे कोई बोल दे, मान लो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया मेरे पास -4, तो दो सवाल है, बहुत ध्यान से सुनना एवरीवन। अगर आपने इंटीग्रेट करा ए से लेके बी तक फंक्शन को और आपके पास आंसर आ गया -4, तो पहला सवाल क्या आएगा
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या है? -4। दूसरा सवाल कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या आएगा? +4, क्योंकि भाई एरिया अपन नेगेटिव मानते ही नहीं है। वो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू प्लस माइनस के साथ आ सकता है, लेकिन एरिया लेते वक्त हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो अपन ऑटोमेटिकली मॉड ले लेंगे उस वक्त, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है ना, एरिया वाली चीज, उसके लिए अपने को टेंशन अभी नहीं लेना है, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे और बड़े आराम से लेंगे। तो अभी आपको फिलहाल क्या देखना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव आ गया मतलब आपका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के नीचे, पॉजिटिव आ गया तो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर ग्राफ ऊपर नीचे दोनों हुआ तो केस 3। केस 3 क्या कहता है? इफ द ग्राफ of f of x between lines x is equal to a and x is equal to b intersect x axis several times, intersect x axis several times, then the value of this integration a से लेके b f of x with respect to x will not be लिख लो पहले ना, अभी समझ में नहीं आएगा, इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी अपन क्या देख रहे थे? देखो, जो भी आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है वो क्या था? फंक्शन। ये आपका था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन, एक्स एक्सिस, और ये दोनों लाइन x इज इक्वल टू b। इन चारों ने घेर लिया फिगर को और एरिया क्रिएट करा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस इन्वॉल्व था, याद रखना है ना, यहां भी एक्स एक्सिस इन्वॉल्व था। अभी क्या हो रहा है ना, आपका फंक्शन ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ऊपर है और कंप्लीटली नीचे, थोड़ा सांप की तरह चल रहा है आपका फंक्शन। सांप समझते हो? स्नेक। ऊट पटांग तरीके से आपका फंक्शन ऊपर भी है नीचे भी है, तब एरिया का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो मान लो कि आपका फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा है। ओहो, ठीक है। फिगर बनाओ, फोटो बनाओ। ये लाइन है x इज इक्वल टू ए और ये है x इज इक्वल टू बी। तो अब बच्चों को डाउट है कि सर आपने तो कहा था कि एरिया जो होता है वही आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो यहां से आपको देखिए पहली बार में क्या आएगा आपके सामने? एरिया नंबर 1, फिर आएगा एरिया नंबर 2, फिर आएगा एरिया नंबर 3। तो ये जो एरिया नंबर 1 आएगा ना, उसको A1 बोल देते, इसको A2 बोल देते, इसको A3 बोल देते, इसको A4 बोल देते, इसको A5 एंड A6 एंड A7। क्लियर है? अब अगर मैंने बोला कि मैंने A से लेके B तक इंटीग्रेट किया, A से लेके B तक अगर मैंने इंटीग्रेट किया, है ना, A से लेके B तक अगर मैंने इंटीग्रेट किया, किसको? फंक्शन को, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपकी नजरें एकदम स्क्रीन पे होनी चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेट, सुनो मेरी बात, बहुत शांति से पूछ रहा हूं आपको, एकदम पहले टेक अ डीप ब्रेथ एंड लिसन। क्या देता है डेफिनेट इंटीग्रेशन? एरिया। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एरिया आएगा ही आएगा, बट नेगेटिव पॉजिटिव के साथ आएगा। और एक्स एक्सिस के नीचे है तो एरिया आएगा बट नेगेटिव साइन के साथ आएगा। -4 +4 एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना। अच्छा, ये A1 एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है? ऊपर है या नीचे? ऊपर, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव।
अगला A2 ऊपर है नीचे, नीचे है तो नेगेटिव। A3 ऊपर है या नीचे, ऊपर है, पॉजिटिव। A4 नीचे है। A5 ऊपर है। A6 नीचे। A7 ऊपर है। ठीक है, तो ये जो आएगा ना आपके पास फाइनल, ये सब प्लस माइनस करके जो भी आंसर आएगा आपके पास, इसको अपन बोलेंगे फाइनल आंसर ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्योंकि अपने को एरिया थोड़ी ना निकालना है ना, अपने को तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है वो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना हियर, छोड़ो क्या लिखना, आप जो लिखना था लिख लिया अपन। तो यहां से एक डेफिनेशन बनी कि नोट लिख लेते अपन .1 कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है इट ज्योमेट्रिकली represents algebraic sum of area, algebraic sum of area bounded by the curve। एल्जेब्रिक सम मतलब चाहे प्लस के साथ आए चाहे माइनस के साथ आए, आपको उसको साइन के साथ ही लेना है। प्लस आ गया तो प्लस लो, माइनस आ गया तो माइनस लो। ठीक है, तो उन सबका एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f of x, x axis, line x is equal to a and x is equal to b। ठीक है, एज रिप्रेजेंटेड अबव। तो ये a से लेके b तक अगर मैं लिखना चाहूँगा तो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 सो ऑन, जहाँ तक भी आपका चल रहा है। सेकंड लिखिए। अब इसमें एक डाउट आया है ना, एक बच्चा आया, ठीक है, मान लो उस बच्चे का नाम था गौरांग। गौरांग आया और बोलता है कि सर 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 अगर अगर नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया दोनों का वैल्यू मतलब मान लो ये एरिया भी 4 है और ये एरिया भी 4 है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इनका 0 आएगा क्या? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन तो साइन के साथ देता है, तो ये इतना डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा -4 और यहां से यहां तक का डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा +4, 0 आ जाएगा क्या? मैंने बोला यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर नीचे और ऊपर एरिया बराबर है तो इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम जो है वो 0 आ जाएगा। इस बात को अपन अंग्रेजी में लिख लेते हैं। इफ दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू, किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू अगर वैनिश कर गया, वैनिश मतलब क्या होता है, गायब होना। गायब होना मतलब मैथमेटिकली उसका मतलब हो जाएगा 0 हो जाना। vanishes, then the equation f of x is equal to 0 has इसका मतलब देखिए, अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ, किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू अगर वैनिश हो गया, मतलब नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया बराबर होगा, मतलब फंक्शन जो है डेफिनेटली एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, मतलब फंक्शन जो है ऊपर भी होगा
एक्स एक्सिस के और नीचे भी होगा। ऐसे तो जीरो नहीं होगा, किसी भी फंक्शन का एरिया ऐसे तो जीरो होने से रहा। अगर कंप्लीटली ऊपर है एक्स एक्सिस के, कंप्लीटली ऊपर है फंक्शन, तो एरिया पॉजिटिव आएगा, और अगर कंप्लीटली नीचे है तो एरिया नेगेटिव आएगा। अगर एरिया जीरो आ रहा है, इसका मतलब आपका ग्राफ ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। इसका मतलब आपका ग्राफ डेफिनेटली एक ना एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, कम से कम एक बार तो कट करेगा ही करेगा। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि दिस फंक्शन हैज एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट, वन रियल रूट, रियल लिखना थोड़ा जरूरी है, वन रियल रूट in the interval a to b in x belonging to a comma b, provided, ये प्रोवाइडेड में क्यों लिखता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे और होते हैं जो आते हैं डाउट लेके। प्रोवाइडेड f of x is continuous in this interval। ठीक है, लिखिए पॉइंट नंबर 2 लिख चुके अपन हैं। तो मान लो अपने पास एक फंक्शन है इस तरह से, और ये फंक्शन जो है वो ऐसे लाई कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, और अगर ये वाला एरिया a1 और a2 दोनों बराबर है, a1 और a2 बराबर है, तभी तो इंटीग्रेशन जीरो आएगा। और इंटीग्रेशन जीरो आ गया अगर किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन जीरो आ गया, मतलब वो डेफिनेटली उसका एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी है और ऊपर भी है ना, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों होगा तभी ऐड होके कुछ ना कुछ जीरो होगा। तो एक ही केस बन सकता है आपका। लेकिन मान लो एक स्टूडेंट और आया, क्लास का एक और स्टूडेंट आया, और उस स्टूडेंट ने बोला सर अगर मैंने ऐसा ग्राफ बना के दिया, है ना, वो बड़ा तेज स्टूडेंट था मान लो, उसने बोला कि ऐसा ग्राफ मैंने बना के दिया, ये तो थोड़ा ऐसा कर देता हूँ मैं, ये ऐसा, है ना, और उसने बोला कि सर लेट अस से कि ये जो फंक्शन है वो टूटा हुआ है, टूट गया ना फंक्शन, इस पॉइंट पे टूट गया है। तो फंक्शन टूट गया है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन तो आ सकता है अभी भी। ये एक एरिया आएगा और ये एक एरिया आएगा, मान लेते दोनों एरिया सेम है, मान लेते दोनों एरिया सेम है और दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू तो जीरो आएगा। लेकिन सर ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच थोड़ी कर रहा है, अभी तो ये एक्स एक्सिस को ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है, तो इसमें तो जीरो रूट है ना। तो मैंने कहा भाई तुम होशियारी मत दिखाओ, मैंने यहाँ पे लिखा ऑलरेडी कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, है, दिस शुड नॉट बी द केस। अगर ऐसा हो गया डिसकंटिन्यूस फंक्शन में एरिया जीरो हो गया या इंटीग्रेशन जीरो हो गया, तो जरूरी नहीं है कि वो कट कर रहा होगा, है ना। तो आपको पहले ये चीज पता होनी चाहिए। तो कुल मिला के अपन ने पढ़ा क्या, कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो आ जाता है अगर, तो डेफिनेटली उसका एक ना एक रूट होगा ही होगा एक्स एक्सिस में। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यहाँ पे लिख देना, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स ये हो गया कि अगर एक रूट है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो आएगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स।
ठीक है, स्टेटमेंट है आपके सामने, इफ 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, then the equation ax square plus bx plus c equals to 0 has a root in 0 to 1. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि अगर 2a प्लस 3b प्लस 6c 0 है तो इक्वेशन ये वाली जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका एक रूट है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हमने बोला कि अभी अभी अपन ने सीखा है कि किसी भी फंक्शन का अगर डेफिनेट इंटीग्रल निकाल लो मैं 0 to 1 तक, और वो अगर 0 आ गया, अगर इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 आ गया है ना, और वो कंटिन्यूस है, ये तो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल भी नहीं बोलना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कंटिन्यूस होगा, बिकॉज ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, ये अपन देख चुके हैं, सारे पॉलिनोमियल कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। और अगर इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने कैलकुलेट करा और अगर जीरो आ गया तो आप क्या बोलोगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जीरो तभी आता है जब ग्राफ नीचे भी हो और ऊपर भी हो। तो ऊपर और नीचे कब हो सकता है? जब एक ना एक दफे तो एक्स एक्सिस को कट करे, है ना। ग्राफ ऊपर और नीचे दोनों कब हो सकता है? जब कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को कट करे, मतलब एक रूट उसका हो जाएगा 0 से 1 के बीच में। तो मैंने इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत इजी इंटीग्रेट करना। देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन, 0 नहीं, पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, है ना। और बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, बी एक्स स्क्वायर बाय 2, और सी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सी एक्स। हाँ, आपको फिजिक्स में ये चीज़ सिखा दी गई है कि लिमिट्स रखते कैसे हैं, है ना, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। लिमिट्स रखना कैसे होता है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, तो ये तो अपने को आता है, मुझे पता है बहुत अच्छे से कि यह चीज़ आपको आती है। सबसे पहले अपन 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a बाय 3 प्लस बी बाय 2 प्लस सी माइनस, और 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर कितना आया, 2a प्लस 3b प्लस 6c, एलसीएम ले लिया ना, डिवाइडेड बाय 6, इसका एलसीएम, ये तो 0 है, इसका एलसीएम ले लिया अपन ने, ये आया। लेकिन सर आंसर तो 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आया है। अरे भाई 0 आया आंसर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 2a प्लस 3b प्लस 6c 0, तो ये 0 आ गया, है ना। और किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब उसका एक रूट तो है ही 0 से लेके 1 के बीच में, उसके इंटरवल्स के बीच में, ठीक है। सिंस the value of definite integration is equal to 0, it has one root, at least एक रूट तो है ही, it has one root in 0 to 1। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, दिस इज ट्रू, लिख डालो यहां तक। ओके, नोट का अपन ने कौन सा पॉइंट लिखा था, सेकंड ना, सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट ऑफ नोट, कंटिन्यूएशन में लिखेंगे अपन कि इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से लेके ए तक, है ना, जहां से शुरू हुआ वहीं से अगर खत्म हो गया, है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
provided f of a is defined, provided f of a is defined, देखो भाई एक और बच्चा आया हमारी क्लास में, है ना, अज्यूम करते हैं कि उसका नाम था अथर्व, ठीक है। वो आया और बोला कि सर अगर अपने पास ये फंक्शन है ना, क्या अपने पास एक ऐसा फंक्शन है, साइन कर्व नहीं है, साइन या कॉस नहीं है, ये एक रैंडम कोई भी कर्व है, इसको मैं बोल देता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। उसने कहा कि सर अगर मैंने इस फंक्शन का मॉडुलस लिया, है ना, आपने सर फंक्शन चैप्टर में हमको मॉडुलस पढ़ाया है, हमने कहा ठीक है भाई, सही कह रहा है लड़का, अगर आपने इसका मॉडुलस लिया तो फंक्शन कैसा दिखेगा। मैंने कहा देखो फंक्शन उस समय कभी भी किसी भी फंक्शन का आप अगर मॉडुलस लेते हो तो वो फंक्शन मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो कैसा दिखने लग जाएगा, वो ऐसा दिखने लग जाएगा, ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो येलो वाला पोर्शन जो है वो मॉड लेने के बाद आया है, तो ये ऊपर वाला जो फंक्शन था वो ऐसा था, दिस इज सिंपली द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी उसका सवाल खत्म नहीं हुआ है ना, मैंने उसका सवाल सुना और मैंने बोला रुक जा भाई पहले मॉड का ग्राफ बना देता हूं ए से लेके बी तक, ठीक है। उसने बोला कि सर दोनों का इंटीग्रेशन अगर अपन करते हैं, किसका, फंक्शन का इंटीग्रेशन या मॉड ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो किसका वैल्यू ज्यादा आएगा, है ना। अब आप लोगों को जवाब देना है, अगर मैंने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तो कुछ आंसर आएगा मेरे पास, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और अगर मैंने मॉड एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तब मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मान लो यहां पर आंसर आता है ए तो अपन ले नहीं सकते, कैपिटल ए ले लेते, और यहां पे आंसर आता है बी, तो कौन सा वैल्यू बड़ा आएगा, ए या बी, है ना। देखिए कॉमन सेंस कहता है, ये व्हाइट वाला ग्राफ हटा देता हूं, कॉमन सेंस कहता है कि अगर आपका ग्राफ कंप्लीटली ऊपर है, कंप्लीटली ऊपर है, तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, दिख रहे हो आपको, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जो आएगा वो पूरा पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो आपको क्लियरली दिख गया ना कि दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव या जो भी आएगा, और ये वाला एरिया देखिए आप, है ना, इसमें ऊपर वाला एरिया तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, जिसको मैं ग्रीन से कर देता हूं, और नीचे वाला एरिया जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, जिसको मैं ऑरेंज से कर देता हूं, तो ये नीचे वाला एरिया क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस आपका बताइए कि कौन सा डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्यादा आएगा, कैपिटल ए या कैपिटल बी, टाइप करो, ए और बी किसका इंटीग्रेशन ज्यादा आएगा। ए का या बी का, बताइए बताइए। हाँ भैया अथर्व आप ही बताओ, आपने पूछा है डाउट, मैंने थोड़ी पूछा, तो बताओ कि कौन सा इंटीग्रेशन यहाँ पे ज्यादा आएगा, ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू ए है और नीचे वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू बी है, विच इज ग्रेटर, ए और बी, है ना। सोचिए सोचिए, अगर आपने सोच लिया होगा तो अपन इस नोट का 4th पॉइंट लिख लेंगे। अभी एरिया ऐड करना है आपको, क्या हो गया तुम लोगों को यार, इतनी सी बात नहीं बता पा रहे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें 3 बार पॉजिटिव है बट 2 बार नेगेटिव भी तो है ना, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, तो ये बड़ा आएगा ना बी विल बी ग्रेटर देन ए। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, अपन ने फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और उसका मॉडुलस ले लिया, फंक्शन के इंटीग्रेशन का मॉडुलस ले लिया,
या फंक्शन का पहले मॉडुलस लिया इसकी तरह, है ना, मॉडुलस लिया और फिर इंटीग्रेट किया, तो ऐसा करने पे कौन सा वैल्यू बड़ा आएगा? ये वाला वैल्यू बड़ा आएगा, है ना। मॉड लेके अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो हमेशा मॉड लेकर इंटीग्रेट करने वाला वैल्यू बड़ा आएगा, ये वाला वैल्यू जो है वो छोटा आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा ये भी कह रहा है कि सर इक्वल भी हो सकते हैं, कब? जब आपका फंक्शन ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो क्या कद्दू मॉड लोगे? पहले ही ऊपर है, मॉड लेने के बाद भी सेम फंक्शन आएगा, तो बिना मॉड का और मॉड का दोनों का जो एरिया आएगा वो सेम आ जाएगा, तो इक्वालिटी तब होल्ड करेगी व्हेन द फंक्शंस विल बी सेम। ठीक है, या तो एफ एक्स लाई कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस, तो इक्वालिटी equality holds only when fx lies completely above and below x axis। ठीक है, क्योंकि अगर वो कॉमन सेंस है, ये बच्चों आपको खुद से ही समझना है। अगर पूरा का पूरा ऊपर रहा फंक्शन, पूरा का पूरा ऊपर रहा तो उसका मॉड भी ऊपर ही रहेगा, पूरा नीचे रहा तो उसका मॉड भी नीचे, उसका मॉड ऊपर आ जाएगा भले ही, लेकिन एरिया सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट भी हो गया। सिक्स्थ पॉइंट लिखे, मेरे ख्याल से कौन सा पॉइंट है? फोर्थ था ना? हाँ, पांचवा पॉइंट लिखेंगे अपन। पांचवा पॉइंट कहते हैं कि अगर लिमिट, ये बहुत ध्यान से देखना है, इसमें लिमिट और इंटीग्रेशन के मिले जुले क्वेश्चन जो है वो बहुत आ रहे जेई में, है ना। समझे, बहुत इजी है समझना आप लोग, कि कभी भी आपको ऐसा दिया जाए कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, लेट अस से, और वो इंटीग्रेशन के बाहर है, इंटीग्रेशन के बाहर लगा हुआ है लिमिट, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एन एक्स। रुक जाओ, मैं ढंग से लिखता हूँ। एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एन भी है और एक्स भी है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है ना। तो आप क्या करें? मतलब सर डेफिनेट इंटीग्रेशन और बाहर लिमिट, दो चीजें, तो क्या करें? देखो यहाँ पे हियर एन एंड एक्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लिमिट अगर बाहर है ना, इंटीग्रेशन के बाहर है, तो आप लिमिट को इंटीग्रेशन के अंदर भी धक्का मार सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप लिमिट को धक्का मारना, अबे अंदर जाना, तो लिमिट अंदर चला जाएगा। जी सर, है ना। तो सर ऐसा करने से क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा? यस, बिल्कुल। अगर आप इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगाते हो या अंदर लिमिट को भेज दिया, मतलब लिमिट लेने के बाद इंटीग्रेट करते हो, दोनों से आंसर सेम आता है। ठीक है, तो कभी भी आपको लिमिट बाहर दिखे तो क्या करना है? उसको धक्का मार के, अबे अंदर चलना है यार, है, क्यों टाइम पास कर रहा है? तो लिमिट अंदर आ गया, क्योंकि लिमिट लेकर इंटीग्रेट करना लगभग आसान होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, अभी एफ एन एक्स का थोड़ा सा तात्पर्य अपने को समझ नहीं आता कि सर एफ एन क्यों लगाया, देखेंगे अपन, अरे देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल देखेंगे अपन, इंटीग्रेशन, बाहर लिमिट है इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी और अंदर इंटीग्रेशन है। वन मिनट, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ना, पहले बता देता हूँ, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। मैं क्वेश्चन छापता हूँ उसके समय मेरे को पता चल जाता है कि भाई इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आपको मैं एक वार्निंग दे दे रहा हूँ
रोना नहीं आप लोग बिल्कुल भी। टी क्यूब अपॉन एन, टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो पहले अपन ने इंटीग्रेट किया फिर लिमिट लिया, ऐसा वो बोल रहा है। लिखो यहां तक, ये दे रखा आपको 2√2 इज इक्वल टू 3, तो फाइंड ए, है ना। बाकी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दिया था उसमें अथर्व, कशिश, आदित्य, कीर्ति, निखिल, आप सबके आंसर बी थे, बी था, किसी ने भी ए नहीं दिया, विच इज गुड, अच्छी बात है। हाँ भाई, देखते हैं अब। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को ना, ये माइनस, ये क्या हो गया टी स्क्वायर को। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करना समझ में आ रहा है सबको, पक्का। मेरे को तो समझ में आ गया। देखो ये टी क्यूब जो है इसका इंटीग्रेशन बाहर बैठा हुआ है, तो ये 2 कॉर्डी का इंटीग्रेशन है ना। लेकिन इसमें फिर भी टाइम लगेगा क्योंकि लिमिट्स चेंज होती है। आई विल शो यू हाउ। देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टी क्यूब को बोल देंगे कुछ। अब टी क्यूब को आप क्या बोल दो, एक्स बोल दो, है ना, क्योंकि आमतौर पे एक्स पे होता है तो अपन टी बोलते हैं, अब टी पे तो एक्स बोल देंगे। तो 3t स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, 3t स्क्वायर डी टी, दिस इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। तो ये 3 को नीचे ले आओ, टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। dx/3। अब आप लोग लिखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, लिखोगे तो एकदम शहीद हो जाओगे। ये जो लोअर लिमिट है और ये जो अपर लिमिट है, इसको समझिए। लोअर लिमिट में क्या लिखा है, टी, तो ये t इक्वल्स टू 1/3 और ये क्या है, t इक्वल्स टू a/3, है ना। ये जो लिमिट होती है ना, समझ रहे हो ना आप लोग, ये जो लिमिट होती है ये हमेशा इस वेरिएबल की होती है। जैसे वेरिएबल dt है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये लिमिट t की चढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन अभी अभी मैंने t को चेंज करके x में कर दिया, t को चेंज करके x में कर दिया, तो जो नया इंटीग्रेशन आएगा, उसमें अब dx आ जाएगा। और अगर यहाँ पे dx आ गया तो यहाँ पर भी x आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन हो तो आपको ये वाली लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती है ना। कैसे चेंज करना मैं सिखा रहा हूँ, वो मैं सिखा रहा हूँ। देखो टी क्यूब एक्स के बराबर था, है ना। और जब t का वैल्यू -a की पावर 1/3 था, जब t का वैल्यू -a की पावर 1/3 था, तब x का वैल्यू क्या रहा होगा। तो t का वैल्यू क्या है, -a की पावर 1/3, यहाँ पे t का क्यूब है, तो ये हो गया t का क्यूब, दिस मस्ट बी इक्वल टू x। तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, इसका वैल्यू निकालो, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाते, पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया आपके पास, -a। तो जब लोअर लिमिट यहाँ पर a की पावर -a की पावर 1/3, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, -a।
और यहां पर लोअर लिमिट देखते हैं अपन, अपर लिमिट देखते हैं। ए की पावर 1/3 अगर टी है, तो टी अगर ए की पावर 1/3 है तो x क्या आ जाएगा, तब x आ जाएगा a के बराबर। ये आ गया x a के बराबर। ठीक है, अब dt की जगह क्या डालने का, dx/3, तो dx/3 डाल दिया मैंने dt की जगह। और 1 माइनस टी क्यूब बाय एन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस टी क्यूब को तो मैंने x माना है, तो इसको 1 माइनस एक्स बाय एन लिख सकते हैं। पावर में क्या है, n फॉर नालायक अगेन, n का तो कोई लेना देना नहीं। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका आंसर दे रखा है आपको 2√2/3। समझ में आया आपको, सबको समझ में आया कि लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं। कुछ नहीं है, लिमिट चेंज करना बड़ा आसान है। आप यहाँ पे लिख दो t और t, ये t और t होता है पहली बात तो, ठीक है, और ये dt है। तो अब अपन ने यहाँ पे चेंज करा तो dx आ गया, dx आ गया तो मतलब यहाँ पर भी x होना चाहिए। तो अपन ने अकॉर्डिंगली चेंज करा कि अपन ने x किसको माना है, टी क्यूब को। तो जब t का वैल्यू ये आ जाएगा तो टी क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस है। जब t का वैल्यू माइनस ए की पावर 1/3 आ जाएगा तो टी क्यूब आ जाएगा माइनस ए, और जब t का वैल्यू a की पावर 1/3 आ जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा a। अब ये अपना नया क्वेश्चन हो गया। अब इसमें बाहर लिमिट भी लगी हुई है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या करें बताइए, आप बताइए, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। लिमिट को धक्का दे दे अंदर, है ना, लिमिट खोलेंगे भाई अंदर निकल, तो लिमिट अंदर आया, लिमिट अंदर आया, माइनस ए से लेकर a 1/3 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स बाय एन की पावर में n dx। ठीक है, हाँ, n की जगह इन्फिनिटी डालो, x बाय इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0, और ये आ जाएगा इन्फिनिटी, मतलब 1 माइनस 0 1, 1 की पावर में इन्फिनिटी। ओ सर, 1 की पावर में इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते, फिर इंटीग्रेट कर लेना। तो सॉल्व मैं करूंगा, आप इंटीग्रेट कर देना, मैं लिमिट सॉल्व कर देता हूँ। तो 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे सॉल्व करते थे, आपको याद है क्या? 1 की पावर इन्फिनिटी में देखो क्या होता था, fx की पावर में jx होता था, ये वाला फंक्शन होता था। आपको याद तो नहीं होगा, है ना, याद रखोगे तो फिर एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करना होता था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लिख लीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, कुछ होता था यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू ए, तो मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं बी यूज़ कर लेता हूँ। और ये 1 की पावर इन्फिनिटी बनता था अगर, तो आप इसको लिखते थे e की पावर में jx इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, ये jx पीछे आता था और fx माइनस 1 हो जाता था, और लिमिट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू b। ठीक है, तो ये मैंने रफ में लिखा है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये n को नीचे ले आएंगे तो n इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, और e की पावर में चलता है ये सब कुछ e की पावर में हो रहा है। e को पता भी नहीं कि उसकी पावर में चल क्या रहा है, उसके पावर में लिमिट सॉल्व हुई जा रही है भाई। तो ये 1 और 1 एक दूसरे से कट जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एन, एन और एन भी कट जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, सिंपली माइनस एक्स। ये वाला इंटीग्रेशन तो आपके घर की काम वाली बाई भी कर देगी, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। माइनस 1 अपॉन में क्यों आया, क्योंकि भाई ये x का कोफिशिएंट जो है वो हमेशा डिवाइड होता है। अब अपॉन में आया या कहीं पे भी आए, ये आ गया माइनस 1। चलो, और ये आपको करना माइनस ए से लेके ए तक इंटीग्रेट। ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स, बाहर माइनस है, और लिमिट रखना सीख लो। आपको हो सकता है ऊपर वाला समझ में ना आया हो, एक बार में समझ में नहीं आता है, धीरे से आएगा ना। अगले सारे क्वेश्चन वही कर रहे हैं अपन। तो e की पावर में पहले ए की x की जगह a रखा, ये आंसर आया, फिर माइनस ए को रखेंगे यहाँ पे, तो
माइनस, याद है ना कैसे करते थे, इनडेफिनेट माइनस माइनस e की पावर में x की जगह माइनस ए डाला, तो माइनस e की पावर में माइनस ए, माइनस माइनस प्लस e की पावर में ए, ये आ गया। और ये आपको बोल रखा है 2√2/3 है, तो 1/e की पावर है। यहाँ से आप लोग निकाल लेना प्लीज़, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। e की पावर a माइनस 1/e की पावर a, दिस इज इक्वल टू 2√2/3। तो e की पावर a इंटू e की पावर क्या आ जाएगा, e की पावर 2a माइनस 1, और ये 2 इधर ले आओ आप, दिस इज इक्वल टू 2√3 इंटू ई की पावर है। ठीक है, e की पावर a को आप बोल दो कुछ भी, क्वाड्रेटिक बनेगा है ना, e की पावर a को बोल दो आप y, तो ये बन जाएगा 2y² माइनस 2 इज इक्वल टू 2√3y। ये क्वाड्रेटिक आ गई, इसको सॉल्व कर लो आप, इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक। मेरे पास आंसर है इसलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। जब आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू आएगा आपके पास √2 प्लस √3, और एक आएगा √2 माइनस √3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं यही आएगा, तो एक आ जाएगा आपके पास √2 प्लस √3, √2 माइनस √3 तो वैसे भी नेगेटिव है, e की पावर ए नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। यहाँ से आपका e की पावर ए का आंसर ये आ जाएगा, दोनों तरफ ln ले लोगे तो ln ऑफ √2 माइनस √3 आ जाएगा फाइनल आंसर आपका। तो a का वैल्यू आ गया ln ऑफ √2 माइनस √3, है ना। अभी 1/3 रह गया क्या, 1 सेकेंड, थैंक्स थैंक्स ब्रो, आपने मेरी जान बचा ली। 1/√3 1/3, ये इसको काट दो, है ना, 2√2/3 आएगा यहाँ पे, जो कि कट जाएगा, और यहाँ पे 2 नहीं आएगा, फिर मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा बेसिकली, तो दिस विल बी y² माइनस 1 और 2√3 2√2/3, सिर्फ 2√2 आएगा, है ना। थोड़ा सा चेंजेस कर लेना, 2√2 मैंने जोश में 2√3 लिख दिया आगे जाके, 2√2 2√2, ठीक है। आप सॉल्व करिएगा क्वाड्रेटिक, हाँ हाँ कर लेना, आप खुद से सॉल्व करना, थोड़ा चेंजेस कर लेना, यहाँ पे मैंने लिख गलत दिया था, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब अपने को सीखने को क्या मिला कि आप लिमिट को अंदर घुसा सकते हो, पहले लिमिट इत्मीनान से सॉल्व कर लो, फंक्शन आ गया आपके पास, अब इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। वरना तो इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल था, ऐसे इंटीग्रेट करना तो बहुत मुश्किल था, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में नहीं आई होगी कि लिमिट कैसे रखा मैंने, जैसे कि गौरांग पूछ रहा है कि एक बार और एक्सप्लेन कर दो। मुझे पता है कि वो लिमिट चेंज करने वाला पार्ट समझ में नहीं आया है, समझाऊंगा मैं ना, समझाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो तो समझाना मुश्किल है, इसको छाप लो। रिमेंबर, 4 चीजें आपको रिमेंबर करनी है। देखिए रिमेंबर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये रिमेंबर करना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है 0 से लेके π/2 तक, है ना, वो बराबर आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ cos x 0 से लेके π/2 तक, और दोनों का आंसर 1 आता है। याद रख पाओगे आप, अगर आप करके देखोगे तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है,
ये π/2 होता है। ठीक है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये वाला जो एरिया आ रहा है, और cos x में भी सेम एरिया आएगा। अगर आप cos x बनाओगे तो आपके पास ये वाला एरिया आएगा 0 से π/2 में, वो आप कर लेना। जो एरिया का वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। तो ये sin x हो गया, और आप चाहे तो cos x भी बना सकते हो बगल में, ये बना दी मैंने cos x। ठीक है, ज़्यादा अच्छा ग्राफ बन गया। ये π/2, ये वाला एरिया जो आ गया, ये 1/1 आएगा, सिंपली 1 आएगा। आप करके देखोगे तो भी 1 आएगा। साइन का इंटीग्रेशन तो आता ही अपने को, है ना, साइन का इंटीग्रेशन आता है। आप इंटीग्रेट करो और पुट करो वैल्यूज तो 1 आएगा। तो क्यों ना हम इसको याद रख ले कि 0 to π/2 तक जो वैल्यू आता है वो 1 आता है। 0 to π/2 sin स्क्वायर x, और 0 से π/2 cos स्क्वायर x, ये आएगा π/4। ये भी आपको याद रखना है। 4 वैल्यूज है टोटल, है ना, साइन का, साइन स्क्वायर का, साइन क्यूब का, और सबका लिमिट जो है वो 0 से π/2 ही है। तो ये आ जाएगा 2/3। और 0 से लेके π/2, साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x, 3π/16। ठीक है, तो ये चारों वैल्यू आपको लिख लेना है, पहले तो लिख लो और याद भी करना है। कैसे याद होना चाहिए, देखो, पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन किसका है, साइन का पहली बार में, और कॉस का दूसरी बार में, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। नहीं सुन रहे हो, साइन कॉस पहली बार में, फिर उसके बाद है साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का, लिमिट है सबकी सेम। साइन क्यूब का है, फिर साइन की पावर 4 का है। सबका इंटीग्रेशन आपको एक रिदम में याद होना चाहिए। आंख बंद करो, 1π/4, 2/3, 3π/16, 1π/4, 2/3, 3π/16, ऐसे याद होना चाहिए। 1π/4, 2/3, 3π/16। ठीक है, लिखो, हाउ टू इवैल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो गौरांग आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया ना, डोंट वरी। वो आपका अकेले का डाउट नहीं है, क्लास में कम से कम 50% जनता का डाउट है वो। तो जस्ट रिलैक्स, अभी आपको ध्यान से समझना है ना, अभी समझ में नहीं आया तो नहीं आएगा फिर समझ में। तो देखो भाई, हाउ टू इवैल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे पहला एक क्वेश्चन करेंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ रुक जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ √x+1 अपॉन √x+1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये जा रहा है 3 से लेकर 8 तक। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये 3 और 8 को आप भूल जाओ, अरे भूल जाओ, बाद में देखेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि ये 3 क्या है, ये x का वैल्यू है, ये 8 भी x का वैल्यू है। मतलब आपको क्या करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है x = 3 से x = 8 तक।
इतना पता होना चाहिए। अब अपन इनडेफिनेट के हिसाब से करते, ये जो x+1 है इसी का डेरिवेटिव नीचे पड़ा हुआ है, नहीं होता यकीन? बताओ मुझे, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है? -1/2 रूट एक्स। देख लो करके। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ये नीचे पड़ा हुआ है, तो हमने क्या बोला कि रूट एक्स को अपन टी मान लेंगे, रूट x+1 को हम लोग क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव नीचे। अच्छा, टी स्क्वायर मान लो क्या? x+1 टी स्क्वायर। ठीक है, रूट x+1 को टी माना, तो डेरिवेटिव रूट x+1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/2 टाइम्स रूट x+1, और x+1 का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। और कौन सा वेरिएबल है? x, और dt का डेरिवेटिव 1, तो 1 dt। ये 2 को उस तरफ भेज दो। ठीक है, तो dx अपॉन रूट x+1, करंग एंड एवरीवन जिनको उस वाले क्वेश्चन में डाउट आया था, ध्यान से देखना और लिखना छोड़ दो। dx अपॉन रूट x+1 क्या आ गया? 2 dt, तो 2 को तो मैं बाहर ले लूंगा, यहाँ पे dt आ जाएगा। इस पूरे आइटम को रूट x+1 को मैंने क्या बोला है? टी बोला है, इसको मैंने टी बोला है, तो क्या आ जाएगा? साइन के अंदर लिखा है रूट, उसको बोल देंगे अपन टी, और ये dx अपॉन ये तो पूरा का पूरा dt में चेंज हो गया ना, तो साइन टी dt बन गया अपने सामने। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन खत्म। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेट करते आता है, साइन टी का इंटीग्रेशन आता ही। तो बच्चे क्या करते हैं, मस्त एकदम, यहाँ पे 3 और 8 दे रखा है आपको, तो आपने सर 3 और 8 ले लिया और फटाफट इंटीग्रेट करा कि साइन का इंटीग्रेशन कॉस टी, और यहाँ पे 8 डाला, यहाँ पे 3 डाला, खत्म, आ गया आंसर। यहाँ मिस्टेक हो गई आपसे। क्या मिस्टेक हो गई? ध्यान से देखो भैया ना, गलती से मिस्टेक हो जाएगा फिर आप पछताओगे। ये x इज इक्वल टू 3 था, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो x था। अभी इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये अभी भी x है, ये x इज इक्वल टू 3 अभी भी। आपको t, यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो लिमिट है ना, हमेशा जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो लिमिट चेंज हो जाती है, क्योंकि वेरिएबल ही चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते, 8 नहीं लिख सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप चेंज करोगे, तो देखिए मैं आपको है ना स्टार्टिंग में बड़ा बच्चों की तरह समझाऊंगा। लोअर लिमिट क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू 3। देखिए प्लीज, बहुत इजी है। अपर लिमिट क्या दे रखा है? अपर लिमिट दे रखा है x इज इक्वल टू 8। हाँ भाई, तो लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 3 था, है ना? x इज इक्वल टू 3 था, तो जब x3 है, तो t कितना है? व्हेन x इज इक्वल टू 3, तब t कितना है वो निकालना है आपको, क्योंकि ये t इज इक्वल टू आ गया ना, अभी आपका लिमिट जो है वो t के रिस्पेक्ट में चलने लग जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जब भी यहाँ पे dt आ गया तो यहाँ पे t होना चाहिए। तो जब x3 है तो t कितना आएगा, है ना? तो t कितना आएगा? t आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x+1 होता है ना, तो अंडर रूट ऑफ 3+1, दैट इज t इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट मतलब 2। तो ध्यान से देखिएगा, जब लोअर लिमिट x पे 3 थी तो t की लोअर लिमिट कितनी आ रही है? 2 आ रही है, गलती से यहाँ मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। और जब लोअर लिमिट x की 8 थी तो t वाले केस में लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी? रूट ऑफ x+1 मतलब 3। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 9 मतलब 3। तो अब लिमिट अपन ने चेंज कर दिया, अब अपन सेफ है एकदम। जब x3 है तो t कितना होगा? आपको ऐसा बोलना अपने आप से, चाहे तो लिख लो हिंदी में, जब x3 है तब t कितना होगा? जब x3 है तो t कितना होगा? तो इंटीग्रेट करते हैं अपन। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा? कॉस टी। साइन टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉस टी विद नेगेटिव साइन, और लिमिट क्या आ गई अब? 2 और 3। बस अपन वो गलती जो कर देते ना 3 और 8 लिखने वाली, 3 और 8 वो गलत हो जाता है। तो आपको लिमिट चेंज करना है, बस लिमिट चेंज करने का तरीका ये। अभी और एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे रखो माइनस कॉस ऑफ टी की जगह 3, माइनस कॉस टी की जगह 2, बाहर है 2, तो 2 टाइम्स कितना आ जाएगा आपके पास? cos 2 माइनस cos 3।
चाहे तो आप cos c माइनस cos d लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा, इसमें प्लस सी नहीं आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस कांस्टेंट नहीं आता है, क्यों क्यों नहीं आता है वो मैं आपको सिखाऊंगा ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस कांस्टेंट नहीं आता, बहुत छोटी बात है, मैंने आपको बताई नहीं है। उसका रीज़न है बड़ा इजी, बहुत इजी रीज़न है। देखो, अगर आपने प्लस सी लगाया, मान लो आपका आंसर cos t आया था ना, तो आपने मान लो cos t प्लस सी लिखा होता 2 से लेकर 3, तो आप क्या करते, दोनों जगह सी ऐड करते, प्लस सी इधर भी और प्लस सी इधर भी, और बीच में माइनस का साइन है तो सी और सी वैसे भी कैंसिल हो जाता। तो कांस्टेंट आपको लगाना नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ, दोनों तरफ सी ऐड रहा होगा और बीच में माइनस साइन है, तो प्लस सी और प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है, होता है बट कैंसिल हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ln ऑफ 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी dt, ये दे रखा है आपको 0 से लेके 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। कल आपका जीएन बर्मन का होमवर्क ज़्यादा है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन थोड़ा मैथ्स में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। वो आपकी प्रायोरिटी होती है, कभी मान लो फिजिक्स में बहुत टफ टॉपिक चल रहा है, ज़्यादा होमवर्क है, तो आपकी फोकस उसमें ज़्यादा हो जाता है ना। तो अभी आपका फिलहाल मैथ्स में होना चाहिए फोकस, और छोड़ना नहीं होमवर्क, पूरा जीएन बर्मन जो मैंने दिया आज कर लो। देखो भाई, ln का डेरिवेटिव नीचे पड़ा हुआ है, तो ln 1 माइनस टी, इसको आप मान लो, अब इसको y मान लो। अच्छा, ये क्या है, t इक्वल्स टू 0 है, और अपर लिमिट क्या है, t इक्वल्स टू है ना। अब जिसको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट हो बिल्कुल लिखना छोड़ दे, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, t के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन टी, 1 अपॉन 1 माइनस टी, फिर 1 माइनस टी का फिर से डेरिवेटिव करेंगे। अरे ln लफड़े का डेरिवेटिव 1 अपॉन लफड़ा, फिर लफड़े का डेरिवेटिव -1, इसका डेरिवेटिव -1 आएगा, 1 माइनस टी का डेरिवेटिव -1 आएगा dt, दिस इज इक्वल टू dy। ये -1 को मैं उस तरफ पहुंचा दूंगा, तो मतलब dt अपॉन 1 माइनस टी, dt अपॉन 1 माइनस टी, ये पूरा का पूरा आइटम क्या हो जाएगा, माइनस dy हो जाएगा, माइनस dy। माइनस को तो बाहर ही रखो इंटीग्रेशन के, तो वो पूरा चेंज कर दिया, और ये बचा क्या, ln ऑफ 1 माइनस टी, तो ln ऑफ y, इसको अपन ने y बोल रखा था। अब गलती क्या होगी कि आप यहाँ पे फिर से लिमिट डाल दोगे सेम, वो गलत है। अब आपका वेरिएबल y हो गया, पहले t था तो t इज इक्वल टू 0 था, अब y है तो y इज इक्वल टू 0 थोड़ी है, y बदल गया। तो आपको देखना है आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, देखो भाई, लोअर लिमिट में क्या दे रखा है, लोअर लिमिट में दे रखा है जब t 0 है, तो आप लिखिए when t इज इक्वल टू 0, दूसरा वेरिएबल क्या है y इज इक्वल टू वॉट, ये निकालना है आपको बस। आप लिख दो y और t में जो रिश्ता है वो लिख दो, y क्या है, ln ऑफ 1 माइनस टी, ठीक है। तो y आ जाएगा ln ऑफ 1 माइनस टी ना, तो t 0 है, t 0 है तो डाल दो ln ऑफ 1 मतलब 0, जब t 0 है तो y कितना है, y भी 0 आ गया, इत्तेफाक, जस्ट कोइंसिडेंस कि दोनों का वैल्यू सेम आ गया। और अपर लिमिट क्या है, व्हेन अपर लिमिट इज t इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, तो y कितना है, तब y कितना है, तो y क्या है, ln ऑफ 1 माइनस टी, है ना। तो आप t की जगह आप ये डाल दो 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर, तो ln ऑफ e की पावर -2 कितना हो जाएगा, -2। तो अपर लिमिट क्या हो गई आपके पास, -2, और लोअर लिमिट क्या हो गई थी, 0। दिस इज द इंटीग्रेशन दैट यू हैव टू डू। अब लिख लो आप लोग, और इंटीग्रेशन आप लोग खुद से कर लेना। ln y का इंटीग्रेशन मैं बता देता हूँ क्या होता है, y ln y माइनस y, है ना, आपको याद होगा नहीं तो आप अब याद कर लेना। ln x का क्या होता था, x ln x माइनस x, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, जाते जाते, छोड़ो रहने दो, रहने दो, मैं सोच रहा था कि कर लोगे ना आप, -2 का वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ज़रूर आएगा। अरे यार मैंने ln 1 माइनस टी को y रखा, ओ आई एम वेरी सॉरी ना, ये पूरा का पूरा जो ln 1 माइनस टी है ये पूरा का पूरा y है। कोई बात नहीं, बस ये लास्ट स्टेप चेंज हो जाएगी, लिमिट तो अभी भी सही है, लिमिट्स में कोई दिक्कत नहीं है, वो बस y है। तो y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, y²/2 विद अ नेगेटिव साइन, 0 और 2 आपको, -2 आपको पुट करना है, -2 पुट करा अपन ने तो कितना आ जाएगा, 4/2 कितना होता है, -2, ये आ गया आपका आंसर। हाँ y आएगा, सही है ना कीर्ति, थैंक्स, आपने अभी अभी बताया वैसे, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये y जो है चेंज कर लेना, ln 1 माइनस टी पूरे को मैंने y रखा है, तो वो एक छोटी सी गलती हो गई थी, बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, आपकी स्क्रीन पे रहेगा कुछ देर तक, कॉपी इट डाउन। आपका होमवर्क जो है जीएन बर्मन का मैं दे चुका हूँ, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप लोग कर लेना। कल आप लोग क्या करेंगे, 3.4 करेंगे, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे 3.4 और जीएन बर्मन, तो कल आपका होमवर्क ज़्यादा है। दिस अलॉन्ग विथ एचएससी का आपको क्या करना है, 3.4 और स्टेट एनसीईआरटी वाले अगर मान लो कर चुके सब कुछ तो चिल मारो, नहीं किया तो आपको 7 पॉइंट, कल क्या है फ्राइडे है ना, 7.5 करना है आपको, मैं पहले ही लिख चुका हूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पहले ही आपका होमवर्क सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कल का, कल ज़्यादा होमवर्क है, पूरा का पूरा कल ही सबमिट करना है आपको, तो आज आपको मैथ्स में ज़्यादा मेहनत करनी है, और ये बस नोट्स आपके लेक्चर रिवाइज कर लो आप, ठीक है। मिलते हैं अपन का कल, बाय एवरीवन, टाटा, थैंक यू।